चैप्स केआर हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ समर एनिमे सीजन। तुम लोगों को पता होगा कि समर एनिमे सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर काफी सारे कमाल के एनिमे रिलीज हुए हैं, जिसमें से एक एनिमे विक्टोरिया वर्ल्ड स्वॉर्ड के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं। और आज मैं इस समर एनिमे सीजन के एक अनदर अमेजिंग एनिमे टावर ऑफ गॉड, जिसका सीजन 2 इस समर सीजन में स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में बात करूंगा। टावर ऑफ गॉड एक फेमस साउथ कोरियन मानवा है जिसे ली जोंग हुई ने लिखा है, और इस वीडियो में मैं टावर ऑफ गॉड की वर्ल्ड बिल्डिंग, इसके कैरेक्टर एंड इसकी स्टोरी को तुम लोगों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, ताकि तुम लोगों को इसके सीजन 2 में जो भी चीजें हो रही हैं उन्हें प्रॉपर्ली समझ सको। टावर ऑफ गॉड में हमें एक टावर के बारे में बताया जाता है जिसके टॉप पे चढ़ने की हर कोई कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि टावर के टॉप पे चढ़ने के बाद तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, चाहे फिर वो मनी हो, रिवेंज हो या फिर स्टार्स को देखना हो। तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी अगर तुम टावर के टॉप पे पहुंच गए तो। वेल, सुनने में काफी इजी लगता है, लेकिन ये उतना ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि टावर के टॉप पे चढ़ने के लिए प्लेयर्स को टावर के डिफरेंट लेवल के डिफरेंट टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, जो बिल्कुल भी इजी नहीं है। नाउ टावर ऑफ गॉड की स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर बैम के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसे हम एनिमे की शुरुआत में केव के अंदर देखते हैं। बैम को अपना पास्ट याद नहीं है और वो इस केव में काफी समय से अकेला है, अनटिल रेचल यहाँ पे बैम को ढूंढती है। वो बैम की मदद करती है, उसका ध्यान रखती है, उसे जीने के लिए बेसिक चीजें सिखाती है, वो बैम को अपने ड्रीम के बारे में भी बताती है। यहाँ रेचल और बैम की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी जा रही होती है, लेकिन एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि रेचल बैम को छोड़ रही है, क्योंकि रेचल टावर के टॉप पे चढ़कर अपने स्टार्स को देखने के ड्रीम को पूरा करना चाहती है, जिसके कारण रेचल यहाँ पे बैम को छोड़कर टावर पे चली जाती है। अब रेचल के जाने के बाद बैम पूरी तरह से टूट जाता है और उसके इमोशन काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। बैम के इमोशन इतने ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं कि वो बाय चांस टावर के लोअर लेवल का गेट ओपन कर देता है एंड टावर में एंट्री कर लेता है, और यहाँ से हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम बैम के टावर पे चढ़ने के सफर को देखेंगे। याद रखना कि बैम टावर इसलिए चढ़ रहा है ताकि वो रेचल से एक आखिरी बार मिल सके। अब मैं तुम्हें बैम के आगे की जर्नी के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं तुम्हें टावर ऑफ गॉड की वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो टावर एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मल्टीपल फ्लोर्स है, जिन्हें काफी सारे इंटेलिजेंट स्पीशीज ने इनहेबिटेट किया हुआ है। हर कोई एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा सकता है, लेकिन किसी भी कैरेक्टर को ऐसा करने के लिए उसे फ्लोर के दिए गए स्पेसिफिक टेस्ट को क्लियर करना होगा, जो कि कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंट एंड विट को टेस्ट करता है। टावर का हर फ्लोर टोटल 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट लेयर है एक्सटर्नल आउटर टावर, जो कि एज अ रेजिडेंशियल एरिया सर्व करता है। सेकंड लेयर है इनर टावर, ये वो जगह है जहाँ पे सभी कैरेक्टर टेस्ट किए जाते हैं। और थर्ड लेयर है मिडिल एरिया, जो कि हर एक फ्लोर को एक दूसरे से लिंक करने का काम करता है। आउटर टावर के लोगों को इनर टावर पर चढ़ने का मौका दिया जाता है, जो टावर द्वारा चूज किए गए हैं, जिन्हें हम रेगुलर्स कहते हैं। इन रेगुलर्स को टावर पर चढ़ने के लिए अपनी वर्दी हिडान के सामने प्रूव करनी होती है। हिडान टावर के फर्स्ट फ्लोर का गार्डियन और केयर टेकर है, और जो कोई भी टावर द्वारा टावर पर चढ़ने के लिए चूज किया जाता है, उसे हिडान का दिया गया स्पेसिफिक टेस्ट को क्लियर करना होता है, ताकि वो अपने टावर पर चढ़ने की वर्दी प्रूव कर सके। जो कोई भी हिडान के टेस्ट को क्लियर करके अपनी वर्दी प्रूव करता है, उसे हम चोजन रेगुलर्स कहते हैं। और मोस्टली जो भी लोग टावर पर चढ़ने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, वो चोजन रेगुलर्स ही होते हैं। लेकिन हमारा बैम रेगुलर नहीं है, बल्कि वो एक इरेगुलर है, और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग टावर के गेट को ओपन करके टावर के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें हम इरेगुलर्स कहते हैं। अब फॉर्मर रेगुलर जो ऑलरेडी टावर के टॉप पे पहुंच चुके हैं, उन्हें रैंकर्स कहा जाता है, जो कि नॉर्मल रेगुलर से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। नॉर्मली इन रैंकर्स को लोअर लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया जाता है, जैसे कि टेस्ट को कंडक्ट करना या फिर लोअर लेवल में रेगुलर्स के बीच में डिसिप्लिन बनाए रखना। एंड वहीं दूसरी ओर टावर के टॉप फ्लोर पे 10 ग्रेड्स फैमिली लिव करती है, जो कि टावर की गवर्निंग बॉडी फॉर्म करती है। और इन 10 ग्रेड फैमिलीज का लीडर किंग जहाद है, जो कि टावर के टॉप पे स्टैंड करता है। इन सब के अलावा हमें टावर ऑफ गॉड में शिनसुई नेम का एक स्पेशल डिवाइन एलिमेंट भी शो किया जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो कि टावर के हर फ्लोर पे डिफरेंट एलिमेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसे तुम किसी दूसरे एनिमे यूनिवर्स की मैजिक प्रॉपर्टी से कंपेयर कर सकते हो। नाउ लोअर लेवल पे शिनसुई बिल्कुल हवा की तरह फैला हुआ है, जिसे ज्यादातर रेगुलर्स फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम हायर फ्लोर्स पे जाते हैं, वैसे ही शिनसुई की पावर और कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और एक वाटर की तरह विशियस और फ्लोइंग फॉर्म ले लेता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो कोई भी हायर फ्लोर्स पे जाता है, उस पे हाई शिनसुई रेजिस्टेंस होता कि वो इतने ज्यादा हाई कंसंट्रेशन शिनसुई को सह सके। नाउ टावर के रेजिडेंट्स को शिनसुई मैनिपुलेट करने के लिए रिस्पेक्टिव फ्लोर के गार्डियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना पड़ता है। शिनसुई को मैनिपुलेट करने से रेजिडेंट अपने फिजिकल एबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, पावरफुल वेपन्स बना सकते हैं, और तो वो शिनसुई की मदद से एलिमेंट तक को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कोई साधारण चीज नहीं है। लेकिन इरेगुलर के केस में ये थोड़ा अलग है, जहाँ पे एक रेगुलर को काफी हाई कंसंट्रेशन का यूज करना पड़ता है शिनसुई को मैनिपुलेट करने के लिए, वहीं पे एक इरेगुलर लेस कंसंट्रेशन से भी शिनसुई को काफी हाई लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है, जो हम बैम के केस में भी देखते हैं। यहाँ पे बैम लेस कंसंट्रेशन के बावजूद भी शिनसुई को काफी इजीली मैनिपुलेट कर पाता है, जो कि बैम और बाकी इरेगुलर्स को एडमिनिस्ट्रेशन और जहाद के लिए एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाते हैं। इतना ही नहीं, जब कभी भी कोई इरेगुलर टावर में एंट्री करता है, तो उस टाइम पे सभी एडमिनिस्ट्रेटर, 10 ग्रेड फैमिली एंड इवन किंग जहाद उस इरेगुलर के प्रति काफी ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज से काफी समय पहले एंड्रू नेम के एक इरेगुलर ने अपने टेक्निक और शिनसुई की मदद से 43rd फ्लोर के एडमिनिस्ट्रेटर और गार्डियन को मारने में कामयाब रहा। ये बात इतनी
ज्यादा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर टावर में वर्क करते हैं वो किंग जहाद के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, जिसके कारण वो सभी किंग जहाद की तरह इमोर्टल हैं, जिसके चलते कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जहाद को नहीं मार सकते। लेकिन अब क्योंकि इरेगुलर टावर द्वारा चूज नहीं किए जाते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर और जहाद के इमोर्टल होते हुए भी उन्हें मार सकते हैं। इसके लिए जब भी कभी भी कोई इरेगुलर टावर में एंट्री करता है तो सभी एडमिनिस्ट्रेटर उसे काफी स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं। आई नो कि ये सभी चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी भी टावर ऑफ गॉड की एक इंपॉर्टेंट चीज बाकी है जो है बैटल पोजीशंस। देखो, टावर ऑफ गॉड के मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस टीम बैटल में होते हैं और टीम्स के हर एक मेंबर का एक सर्टेन रोल होता है जिसे उसे प्ले करना होता है। यहाँ पे टोटल 5 बेसिक बैटल पोजीशन होती है जो है फिशरमैन, स्फीयर बैरियर, लाइट बैरियर, स्काउट एंड वेव कंट्रोलर। फिशरमैन डायरेक्ट फाइटर होते हैं जो कि किसी भी बैटल में ओपोनेंट के साथ सबसे पहले कॉन्टेक्ट में आते हैं। बैरियर बैरियर सपोर्ट क्लास में आते हैं जो कि कुछ डिस्टेंस से अपने सभी टीम मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं। लाइट बैरियर डिस्टेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्लास होते हैं जो कि लाइट हाउस नेम के डिवाइस को यूज करके आसपास की बैटल इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और अपने टीम मेंबर्स को कंट्रोल रूम में बैठकर गाइड करते हैं। फिर आते हैं स्काउट जो ऑन ग्राउंड रिकॉग्निशंस का काम करते हैं, वो एनिमी के बेस को स्टडी करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को लाइट बैरियर को प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं वेव कंट्रोलर जिन्हें हम इस टीम बैटल का डायरेक्टर कहते हैं, क्योंकि वेव कंट्रोलर शिनसुई को कंट्रोल करते हैं जिसकी मदद से वो अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं। वो उनके वॉन्ड्स को हील करते हैं, कॉम्बैट को कंट्रोल करते हैं और अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निक का यूज करके एनिमी फोर्सेस को पूरी तरह से वाइप आउट कर देते हैं, जो कि उन्हें टीम बैटल्स का पूरी तरह से डिक्टेटर बनाता है। वैसे तो इन 5 पोजीशंस के अलावा और भी पोजीशंस एग्जिस्ट करती है, लेकिन मोस्टली इन्हीं 5 पोजीशंस का यूज किया जाता है। नाउ फाइनली क्यों ना अब हम हमारे टावर ऑफ गॉड की स्टोरी और उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही बम टावर में एंट्री करता है तो वो सबसे पहले हिडान से मिलता है। हिडान यहाँ पे बैम का वेलकम करता है और वो बैम को अपने आप को फर्स्ट फ्लोर के गार्डियन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। बैम हिडान से यहाँ पे रेचल के बारे में पूछता है, जिसपे हिडान कहता है कि बैम को उसके सभी सवालों का जवाब टावर के टॉप पे चढ़ के मिलेगा। लेकिन अगर बैम टावर पे चढ़ने के लिए एग्री करता है तो उसे सबसे पहले हिडान के दिए गए बोल टेस्ट को क्लियर करना होगा, जो बैम के टावर पे चढ़ने की वर्दी प्रूव करेगा। मैं तुम लोगों को यहाँ बता दूं कि हिडान का ये टेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है कि खुद हिडान ये ट्राई करता है कि वो किसी तरीके से बैम को ये टेस्ट देने से गिव अप करा दे, लेकिन बैम इस टेस्ट को देने के लिए एग्री हो जाता है और जैसे ही वो ये टेस्ट देने जा रहा होता है उसी टाइम पे यहाँ पे यूरी जहाद आ जाती है, जो कि जहाद की प्रिंसेस में से एक है। प्रिंसेस जहाद की एक्चुअल डॉटर्स नहीं है, बल्कि वो सभी 10 ग्रेट फैमिलीज में से चूज की गई हैं, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि दे आर एडॉप्टेड चिल्ड्रन। उन्हें जहाद से डायरेक्ट स्पेशल पावर मिलती है और वो किंग के इलाइट सोल्जर के रूप में काम करती है। अब जो प्रिंसेस होती है वो काफी ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होती है और जब कभी भी टावर में कोई एब्नॉर्मलिटी होती है तो उसे जहाद प्रिंसेस ही हैंडल करती है, लेकिन उन्हें ये सब एक कॉस्ट पे मिलता है। कोई भी प्रिंसेस कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, वो किसी से शादी नहीं कर सकती एंड वो चाइल्ड भी बेरर नहीं कर सकती। अब यूरी फर्स्ट फ्लोर पे इसलिए आई है क्योंकि उसे टावर में किसी इरेगुलर के आने के बारे में पता चलता है, लेकिन जब यूरी बैम से मिलती है तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट होती है क्योंकि जो इरेगुलर टावर में आया है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। लेकिन जब यूरी बैम से बातचीत करती है और उसके गोल के बारे में जानती है तो वो बैम को काफी ज्यादा पसंद करने लगती है और वो बैम को बोल टेस्ट को क्लियर करने में उसकी मदद करने का डिसाइड करती है। यूरी बैम को ब्लैक मार्च देती है जो कि 13 मंथ सीरीज ऑफ वेपन्स में से एक है, जिसे सिर्फ चोजन प्रिंसेस ही विल्ड कर सकती है। चोजन प्रिंसेस वो प्रिंसेस होती हैं जो टावर चढ़ के रैंकर बन जाती है। सिर्फ चोजन प्रिंसेस को ही 13 मंथ सीरीज को विल्ड करने की इजाजत है और यूरी उन्हीं चोजन प्रिंसेस में से एक है। वेल यूरी की मदद से बैम बोल टेस्ट को क्लियर कर लेता है और नेक्स्ट फ्लोर पे चला जाता है, जहाँ उसका नेक्स्ट चैलेंज एक टीम चैलेंज होता है, जहाँ उसे 400 रेगुलर्स में से 200 रेगुलर्स को मार डालना होता है और अपने इसी चैलेंज के दौरान बैम पहली बार कुन से मिलता है। टावर ऑफ गॉड का एक लव कैरेक्टर है जिसका पास्ट बैम की तरह ही काफी ज्यादा डार्क होता है। शुरुआत में बैम से सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए दोस्ती करता है, लेकिन जैसे ही एनीमे आगे बढ़ता है वैसे ही कुन बैम का सच्चा दोस्त बन जाता है, जो कि बैम के लिए कुछ भी कर सकता है। इन सब के अलावा बैम और कुन यहाँ पर राख से मिलते हैं, जो लिटरली एक एलिगेटर है जो हर समय सिर्फ गुस्से में रहता है और हर किसी से बेस्ट लड़ना चाहता है। इनफैक्ट रैक बैम और कुन से उनके साथ लड़ने के लिए उनसे मिलता है, लेकिन बाद में ये तीनों एक ही पार्टी में आ जाते हैं। इसके बाद हम इन तीनों के टावर पे चढ़ने की जर्नी को देखते हैं। इस जर्नी के दौरान बैम और भी न्यू फ्रेंड्स बनाता है, पर इसके साथ वो इस जर्नी में कई एनिमीज भी बनाता है एंड अपनी इसी जर्नी के दौरान बैम रेचल से भी मिलता है। बैम रेचल की मदद करता है, उसके ड्रीम के बारे में उससे पूछता है और वो रेचल से प्रॉमिस करता है कि वो रेचल के टावर पे चढ़ने में उसकी मदद करेगा। लेकिन इस एनिमे के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में बैम एक ऐसा बिट्रेयल फेस करता है जो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अब ये बिट्रेयल कौन करता है, क्यों करता है और किस लिए करता है, वो तुम लोग जब ये एनिमे देखोगे तब तुम लोगों को पता चलेगा। ओवरऑल टावर ऑफ गॉड के रिगार्डिंग मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहा। ये एनिमे मुझे उसकी यूनिक स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट के कारण इतना ज्यादा पसंद आया है कि मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि तुम लोगों को टावर ऑफ गॉड एनिमे जरूर देखना चाहिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।